सबीहा ने बामुश्किल आंखें वा की थी। यूं महसूस होता था जैसे पलकों पर भारी बोझ आन गिरा हो। गालिबन ये असाब पर तारी निकाहत थी, जिसके बाइस आंखें खुलने पर मंजर भी उन्हें धुंधला नजर आ रहा था। उन्होंने परेशानी के आलम में 2-3 बार पलकें झपकाई। मंजर का धुंधलापन रफ्ता रफ्ता दूर होता चला गया। कमरे में हर सू खामोशी तारी थी। मध्यम जर्द रोशनी चार सू बिखरी हुई थी। उन्होंने दाएं जानिब दीवार पर नस्ब घड़ियाल को देखा। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से रवां धवां था। उनकी निगाहें घड़ियाल से होती हुई बाएं जानिब बिस्तर से नजदीक मौजूदा आरामदेह कुर्सी पर जा ठहरी। यावर बख्त उस कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा था जैसे थकन उनके वजूद पर गालिब आ गई है और नींद ने उनकी आंखों में बसेरा कर लिया है, मगर उनकी ज़हनी रूह किसी और जहां में भटकी हुई थी। वो जाग रहे थे। सबीहा की बोझल निगाहें यावर बख्त के जर्द चेहरे पर जा ठहरी। अजब एक शोर सा भड़पा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ अब से पहले भी हो चुका है कहीं। जो यहाँ से कहीं न जाता था वो यहाँ से चला गया है कहीं। तुम मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं, कोई हमसे रह गया है कहीं। 7 साल पर मोहित एक दूसरे की संगत में बताया गया अरसा सबीहा की निगाहों के सामने किसी फिल्म की मानिद गुजरने लगा। उनके कमरे की खिड़की मशरिक की जानिब खुलती थी। वो सुबह सवेरे बेदार होती तो सबसे पहले इस खिड़की से तुलू आफताब के हसीन मंजर को देखती। उस दिन भी वो खिड़की से लगी खड़ी थी और सुनहरी किरणों ने उनके चेहरे का अहाता किए रखा हुआ था। वो आंखें मीचे इन किरणों की नरम गरम सी हिद्दत को अपने अंदर उतार रही थी कि यावर बख्त ने धीरे से उनके शाने पर अपना हाथ धरा। सबीहा ने बेसाख्ता उन्हें पलट कर देखा। यावर बख्त के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान छुपी थी। जो तू नहीं है तो ये मुकम्मल ना हो सकेगी। तेरी यही अहमियत है मेरी कहानियों में। मेरी जिंदगी इस सुबह से कहीं ज्यादा हसीन है, क्योंकि तुम्हारी चाहतें अपने नूर से मेरा एक एक पल मुनव्वर कर देती हैं। वो उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। सबीहा ने बेसाख्ता मुस्कुराकर उनके शानों पर अपना सर टिका दिया था। मंजर किसी भाप की सूरत हवा में तहलील हुआ। अब एक नया मंजर अपनी छिप दिखला रहा था। यावर बख्त सिंगार मेज के सामने खड़े थे और वो हस्बे मामूल उनके मुकाबिल खड़ी उनके गले में टाई बांध रही थी। ये टाई पहनाने का अमल कभी कभी मुझे तुम्हारी कोई साजिश महसूस होता है। यावर बख्त उनकी स्याह जुल्फों की सहर अंगेज खुशबू अपने अंदर उतारते हुए जज़ब के आलम में कह रहे थे। अच्छा जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? सबीहा ने उनकी आंखों में शरारत से झांकते हुए कहा। क्योंकि मैं वो शख्स हूँ सबीहा, जिसके मुंह से निकला एक लफ्ज बहुत सू के लिए हुक्म का दर्जा रखता है। एक इशारा कई खेल बना देता है, बिगाड़ देता है। और जब तुम सुबह रोज मेरे गले में टाई बांधती हो तो कोई मुझे अंदर ही अंदर बावर कराता है, सुनो यावर बख्त, इस औरत से हमेशा वफादार रहना। भले तुम इस दुनिया पर हाकिम हो जाओ, मगर उसके सामने हमेशा सर झुका कर रहना। यावर बख्त पुरशौक निगाहों से उनके गुलाबी होते चेहरे को देखते हुए कह रहे थे। सबीहा ने टाई के फंदे को गिरा लगाते हुए कहा, मेरे महबूब, ये टाई है, कोई फंदा नहीं, मेरी मोहब्बतों का हसार है, जो रोज मैं आपके गिर्द बांध देती हूँ ताकि आप चाह कर भी मुझसे दूर ना हो पाएं। सबीहा ने बड़ी लगावट से कहकर टाई की गिरा कस दी। यावर बख्त ने धीरे से अपना सर खम किया। इतना यकीन है तुम्हें अपनी मोहब्बत के हिसार पर? यावर बख्त ने उनके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर इस्तफसार किया था। खुद से भी ज्यादा मेरे महबूब, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। महबूब नहीं, मजाजी खुदा हूँ तुम्हारा, यावर बख्त ने कुछ जता कर कुछ इतरा कर कहा था। ओ नो मेरे महबूब, सबीहा ने नाक चिरा कर शरारत से कहा। मंजर
ایک بار پھر معدوم ہوتا چلا گیا تھا۔ سبیحہ کی بھیگی نظریں اس بار سنگار میز کے پہلو میں نصب دیوار گیر تصویر پر جا ٹھہری تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ وہ پل اپنی جزیات سمیت ان کے ذہن پر نقش ہوتے چلے گئے۔ ان سے ہالینڈ کی ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ انہوں نے اچھے خاصے گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ یاور بخت انہیں ٹھٹھرتا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ خفا تھی، انہیں توقع تھی کہ شاید وہ انہیں اپنا گرم کوٹ اتار کر پہنائیں گے، اور ان کی خواہش جان کر یاور بخت نے گردن اکڑا کر کہا تھا، تمہارا شوہر اتنا غریب نہیں کہ ایک بہترین گرم کوٹ تمہیں وقت پڑنے پر مہیا نہ کر سکے۔ یاور بخت نے اسی وقت مال سے ایک بہترین قسم کا کوٹ خرید کر انہیں پہنا دیا تھا۔ مگر مجھے اچھا لگتا اگر آپ اپنا کوٹ مجھے پہناتے، سبیحہ نے شکوہ کر ڈالا۔ تم کوٹ کے لیے افسردہ ہو جبکہ کوٹ والا مکمل طور پر تمہارا ہے، وہ انہیں اپنی باہوں کے حصار میں لیے محبت سے کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ وہ لمحہ آج بھی اس تصویر میں قید تھا۔ سبیحہ کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے، دل تڑپ کر لایا تھا۔ بیتے پل ایک ایک کر کے انہیں اپنی خوبصورتی کا احساس دلا رہے تھے۔ ان لمحوں میں جب وقت نے انہیں آزمائش کی کسوٹی پر لا کھڑا کیا تھا، ان کی محبت بیچ منجد ہار میں تھی۔ ان کی تڑپتی نگاہیں سائیڈ ٹیبل پر رکھی اس فائل پر جا رکی۔ ان کی زندگی اس فائل میں مخفی سچ کو جاننے کے بعد یکسر بدل چکی تھی۔ انہیں وہ بدستور دن یاد آ گیا جب وہ اپنی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ رپورٹس ان کے سامنے کھلی پڑی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان رپورٹس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ الفاظ ان کی سماعت سے ٹکرا ضرور رہے تھے مگر مفہوم کھو چکے تھے۔ وہ گھر لوٹی تو یاور بخت منتظر تھے۔ تمہاری رپورٹس سبیحہ؟ وہ بےتابی سے ان سے سوال کر رہے تھے۔ وہ میری رپورٹس؟ وہ کہہ نہ سکی، زبان لڑکھڑا رہی تھی، جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ ہاں، تمہاری رپورٹس ٹھیک آئی ہیں نا تمہاری رپورٹس؟ وہ بے چینی اور فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں ٹھیک آئی ہیں رپورٹس، وہ ان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اوہ شکر ہے اللہ کا، تم سوچ بھی نہیں سکتی سبیحہ کہ میں کتنا پریشان تھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے وہ سکون کا سانس لے کر بولے۔ آپ نے اپنے رپورٹس کا نہیں پوچھا؟ سبیحہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ میری رپورٹس؟ او ہاں، وہ تو ٹھیک ہی ہوں گی، وہ بے فکری سے کہتے ہوئے آفس کے لیے نکل گئے۔ سبیحہ ان کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنا یقین خود پر یاور بخت، اگر سچ جان گئے تو کیسے جیو گے میرے محبوب؟ سبیحہ خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ آنسوؤں کا گولا ان کے حلق میں جا پھنسا تھا۔ سبیحہ بے اختیار کھانسی۔ یاور بخت خیالوں کے جزیرے سے چونکتے ہوئے واپس لوٹ آئے اور آنکھیں کھول کر بے اختیار سبیحہ کو دیکھا۔ وہ کھانس کھانس کر بے حال ہو رہی تھی۔ وہ بے ساختہ ان کی جانب بڑھے، انہیں سہارا دے کر بٹھایا اور گلاس میں پانی نکالنے لگے۔ سبیحہ کھانستے ہوئے نم آنکھوں سے ان کی ایک ایک حرکت دیکھتی رہی تھی۔ مر مٹا ہوں خیال میں اپنے، وجد آتا ہے حال پر اپنے۔ وہ کچھ دیر قبل ہی تازہ دم ہو کر ہاتھ میں باپ اڑاتی گرم کافی کا مگ تھامے کمرے سے متصل گیلری میں کھڑا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے پورے شہر میں آوارہ گردی میں مصروف تھے۔ سان سبستیان میں ٹھنڈ کا راج تھا۔ کچھ ٹھنڈی فرت بخش ہوائیں اٹکیلیاں کرتی اس کے نم بالوں میں سرسرانے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، لب دھیرے سے متبسم تھے، چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ وہ تصور میں ماریانا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کتنی منفرد ہے وہ لڑکی، زندگی سے بھرپور۔ زندگی اس پر بھی تنگ ہوئی ہوگی، کبھی وہ بھی تھکی ہوئی ہوگی، مگر اس نے خود کو ٹوٹنے نہ دیا، ریزہ ریزہ نہ ہونے دیا۔ خود کو کتنا مضبوط بنا رکھا ہے اس نے۔ وہ ماریانا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ آج اس کی ذات سے منسلک تلخ حقیقتوں کو جان کر اسے احساس ہوا تھا کہ محرومی کو اپنی ذات پر حاوی کر کے خوشیوں سے بھرپور زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ ارسل؟ اچانک ماریانا کا چہرہ اس کے تصور سے غائب ہوا۔ اس کی جگہ ایک نئے چہرے نے لے لی، پرشفیق، مہربان، مسکراتا چہرہ۔ ارسل کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ آج کتنے عرصے بعد اس کے تصور میں اس کی ماں کا سراپا لہرایا تھا۔ ارسل، زندگی کسی جرم کی پاداش میں ملی سزا نہیں،
ایک ایسی نعمت ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ میں نہ تم۔ انہونیوں کے ڈر سے ہم جینا چھوڑ نہیں سکتے۔ ماما جانی اسے سمجھا رہی تھی۔ وہی لہجہ تھا، محبت بڑا، شبنم کی پھوار جیسا تر و تازہ۔ کب تک تم خوشیوں سے، رونقوں سے، زندگی اور اپنوں سے دور بھاگتے رہو گے؟ انہیں کھونے سے ڈرتے رہو گے؟ یاد رکھو میری جان، تمہاری ذات سے جڑا ہر رشتہ اپنے مقرر کردہ وقت تک تمہارے ساتھ جڑا رہے گا۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کوئی کسی سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ اسے احساس دلا رہی تھی۔ وہ بے خود سا ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ارسل، کھو دینے کا خوف اپنے دل سے نکال دو، اپنوں میں لوٹ جاؤ۔ زندگی کے سفر میں جو خوشیاں تمہاری راہ تک رہی ہیں، ان خوشیوں کو چن لو، جینا سیکھو، اس زندہ دل لڑکی کی طرح جینا سیکھو۔ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے لمس کی شدت کا احساس معدوم ہوتا چلا گیا۔ ارسل نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ آج بہت عرصے بعد اس نے ماں کی قربت، اس کے احساس کو محسوس کیا تھا۔ بہت زمانے بعد اس کے دل میں اطمینان پھیلا تھا۔ وہ ان کی باتوں پر بہت دیر تک غور کرتا رہا۔ جینا سیکھو، اس زندہ دل لڑکی کی طرح۔ اس کی ماں نے ماریانا کا حوالہ دیا تھا، اسے اس جیسا باہمت بننے کی نصیحت کی تھی۔ ماریانا ایک بار پھر اس کے حواسوں پر چھاتی چلی گئی۔ اس کی نیلی آنکھیں، ان میں تیرتی حیرانگی، اس کا مسکراتا چہرہ، اس کی ہنسی، آنکھوں میں تیرتی نمی، اس کی باتیں، نادانیاں، مہربانیاں، سب اسے یاد آنے لگی۔ وہ بہت دیر تک مسکراتا رہا، پھر اس کی سوچوں کا زاویہ بابا جانی کی جانب گیا۔ کتنی یاد کرتے تھے، کتنی فکر کرتے تھے اس کے بابا جان اس کی۔ بابا جانی کا خیال آتے ہی اس نے موبائل اٹھا کر ان کا نمبر ڈائل کیا اور کافی دیر تک ان سے بات کی۔ حماد کے بارے میں استفسار کیا تو معلوم ہوا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، اور پھر اس کی شبنم سے دوبارہ بات ہوئی۔ اس کی نادانی سے بھرپور باتوں پر وہ مسکراتا رہا۔ وہ ایک بار پھر اپنی سالگرہ پر من پسند تحفہ بھیجنے کی فرمائش کر رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات پر حامی بھرتا رہا، ہنستا اور مسکراتا رہا۔ بچپنا اب بھی نہیں گیا تھا تمہارا میری پیاری گڑیا، وہ ہنستے ہوئے شبنم سے کہا۔ شبنم نے پھر رضیہ بی سے بات کرائی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئی تھی، بہت دعائیں دے رہی تھی اسے۔ ان سب سے بات کر کے آج اسے اچھا لگا، اس کے دل کو سکون ملا۔ شبنم نے پھر اسے اپنی اور سارے گھر والوں کی تصاویر بھی بھیجی۔ وہ مسکراتے ہوئے کافی دیر تک ان تصاویر کو دیکھتا رہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ شبنم کے لیے اس کا من پسند تحفہ کیسے لیا جائے۔ شبنم نے کچھ بہترین برانڈز کے بیگ، ملبوسات اور جیولری کی فرمائش کی تھی۔ خواتین کے لیے خریداری کا اسے ذرا بھی تجربہ نہ تھا، تو پھر کسی سے مدد مانگی جائے؟ یہاں تو کسی سے اس کی جان پہچان بھی نہ تھی۔ پیڈور، ہاں پیڈور کو شاید علم ہو، وہ اکثر اپنی منگیتر کے لیے تحفے تحائف خریدتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، نہیں وہ منگیتر کے لیے خریدتا ہے، ویسے بھی اسے ایشیائی خواتین کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے کہاں اندازہ ہوگا۔ نہیں، اس سلسلے میں پیڈور سے تعاون نہیں لیا جا سکتا۔ ذہن نے فوراً عقل کی بات سجھائی۔ او نو، پھر یہاں کون ہے ایسا؟ وہ پھر سے کشمکش میں مبتلا ہوا۔ ماریانا نے اطراء کا نام لیا۔ پاگل، اس سے رابطہ کیسے کرو گے؟ اس کے گھر جا کر کہو گے ماریانا میرے ساتھ شاپنگ پر چلو؟ دروازے پر رکھے پھولوں کے گملے اٹھا کر مارے گی۔ وہ کاش اس کا موبائل نمبر ہی لے لیتا۔ اس نے دل کو ہنستے ہوئے جھڑکا، اور پھر ذہن پر ایک نام وارد ہوا، صوفیہ۔ اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ رونما ہوئی۔ وہ اپنے وائلٹ سے کارڈ نکال کر دیکھنے لگا جو صوفیہ نے اسے دیا تھا۔ کارڈ کے عین وسط میں سنہری رنگ سے صوفیہ سے رابطے کا نمبر درج تھا۔ وہ موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگا تھا۔ اف، کتنے دنوں بعد ملے ہیں ہم آج ایک دوسرے سے، میاں نے پرجوش ہو کر کہا۔ وہ اور ماریانا دونوں کیفے ڈکاسا میں بیٹھی کافی اور سینڈوچ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہاں، اور ان کچھ دنوں نے میری زندگی بالکل تبدیل کر دی ہے میاں، ماریانا نے سینڈوچ کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے پرمسرت انداز میں کہا۔ واقعی؟ ایسا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ ان کچھ دنوں میں جو زندگی بدل گئی؟ میاں نے اسے چونک کر دیکھا اور ٹھٹھک کر پوچھا۔ معجزہ میاں، معجزہ، ماریانا ہنستے ہوئے کہا۔ اف ماریانا، اب بتا بھی دو کیسا معجزہ؟ میاں بے قرار ہوئی۔ ماما میری زندگی میں لوٹ آئی ہیں میاں، ماریانا نے میاں کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا واقعی؟
ओ मेरे खुदाया, ये तो वाकई बेहद खुशी की खबर है। मैया ने उसे बेसाख्तगी से गले लगाकर खुशी का इजहार किया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जब दिल चाहता है मैं मम्मा से कॉल पर बात करती हूँ और उनसे मिलती हूँ और उनके साथ घूमती फिरती हूँ। मुझे यूं लगने लगा है जैसे एक जहां खुशियों से मेरे लिए आबाद हो गया है। बोलते हुए वो तसव्वुर में खुद को सोफिया की संगत में देख रही थी। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ मारियाना। तुम एक अरसे से माँ के साथ की ख्वाहिशमंद थी और अब जब वो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो चुकी हैं तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये एक फितरी सी बात है। मैया ने उसके चेहरे को बगौर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल ऐसा ही है मैया, मगर मम्मा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में नहीं आई। वो अब स्पेन में नहीं रहती, महज कुछ दिनों के लिए यहाँ अपने शोहर के साथ आई हैं। तो मुझसे मुलाकात हो गई, मगर जब तक वो यहाँ है मुझसे मिलती रहेंगी। मारियाना ने मैया की तस्दीक करते हुए सारी बात समझाई। मुस्कुराहट बदस्तूर उसके लबों से चिपकी हुई थी। ओ, बुरा लगा सुनकर। तो तुम्हारी खुशी फकत चंद दिनों की मेहमान है? मैं तो समझी थी माँ का साथ तुम्हें हमेशा के लिए मिल गया है। च च च च मैया इस्तज़हिया अंदाज में हंसते हुए बोली। मारियाना के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा पल भर में जर्द पड़ गया। कुछ हसद के मारे लोगों को जिंदा रहने के लिए दूसरों की खुशियां नुगलना पड़ती हैं। मैया का शुमार भी दिन ब दिन ऐसे ही लोगों में होता जा रहा था। हाँ, ये अनमोल खुशी मेरी जिंदगी में फकत चंद दिनों की मेहमान है। वो फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली। ओ मारियाना, मेरा हरगिज मकसद ना था तुम्हें दुख दूं, मगर तुम्हें इल्म तो है कि मैं अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हूँ। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात से तकलीफ पहुंची है तो। मैया को मारियाना का मुरझाया हुआ लहजा शर्मिंदा कर गया। वो पशेमान सी होकर उसका हाथ थाम कर कहने लगी। जाने भी दो मैया, मुझे पता है तुम्हारा। अब छोड़ो इन बातों को। ये बताओ मिसिज मैगन कैसी हैं अब? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई? मारियाना ने मुस्कुराकर मौजूए गुफ्तगू बदला। मम्मा चंद दिन कबल ही डिस्चार्ज हुई हैं। तबीयत तो काफ़ी बेहतर है, मगर काम का फिर से इतनी जल्दी आगाज नहीं कर सकती, इसलिए अब सारा दिन खांसती रहती हैं और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। उन्हें मेरे सोने जागने, खाने पीने, बाहर घूमने फिरने गर्ज हर बात से मसला है, जिसका इजहार अक्सर व बेशतर वो बुलंद आवाज में चीखो पुकार करके करती हैं। और तुम यकीन नहीं करोगे मारियाना, 4 फुट के कैंडी को जासूस बनाकर मेरे पीछे छोड़ रखा है। मैया बड़ी बेजारी के आलम में अपनी दास्ताने हयात उसके गोश्त गुजार कर रही थी। उसकी आखिरी बात पर मारियाना की हंसी छूट गई। मैया की तो जिंदगी हराम कर डाली है इसकी माँ और छोटे भाई ने, मैया ने एक बार फिर नफरत अमेज लहजे में कहा। मारियाना को इस बार उसका अंदाज और अल्फाज बेहद बुरे लगे। ऐसे तो ना कहो मैया, ये रिश्ते तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा खून है। उनकी कदर उनसे पूछो जो उनसे महरूम है। मारियाना उसे टोके बिना ना रह सकी। मारियाना, पता है मसला क्या है? इस दुनिया में मौजूद हर इंसान पर किसी न किसी महरूमी का टैग जरूर लगा हुआ है। कोई रिश्तों से महरूम है तो कोई अपनों से, कोई दौलत से महरूम है, कोई औलाद से। बाज़ लोगों को ज़हनी और कल्बी सुकून नसीब नहीं तो किसी को इज्जत की महरूमी का सामना करना पड़ रहा है। हर इंसान जिस शय से महरूम होता है उसकी कदर उसकी नज़र में बढ़ती चली जाती है। मारियाना, जिस तरह तुम इन खूनी रिश्तों से महरूम हो और तुम्हारी नज़र में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसी तरह मैं खुशहाली से महरूम हूँ और मेरी नज़र में इस शय की अहमियत ज़्यादा है जो मुझे मेरे दिल को खुशी कर डाले। मैया ने आज बड़े वाज़ेह अल्फाज में फ़लसफ़ाए महरूमी बयान किया। बाज़ दफ़ा हमारी महरूमी हमारी तरजीहात का तयन करती हैं। मारियाना, ज़िंदगी में तुम अगर रिश्तों को सबसे ज़्यादा तरजीह देती हो तो मैं अपने लिए खुशहाली और आसूदगी ढूंढती हूँ। मैया अपनी बात मुकम्मल करके कॉफ़ी का घूंट भरने लगी। मारियाना को उसकी बातें हकीकत से करीब तर महसूस हुई। वो मैया के अल्फाज और उसकी सोच से मुत्तफिक होते हुए कहने लगी। तुम ठीक कह रही हो मैया, हमारी महरूमियाँ ही हमारी तरजीहात का तयन करती हैं। वैसे तुम माइंड टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ रही? मैडम फर्नांडिस भी तुम्हारा पूछ रही थी। मारियाना को अचानक ख्याल आया तो पूछ बैठी। यार, मुलाजमत जो इख्तियार कर ली है, इंस्टीट्यूट तो अब शाज़ो नादर ही आना हो। मालूम है मारियाना, कल मेरी मुलाजमत का पहला दिन था और जानती हो क्या हुआ? मैया कहते कहते यकदम पुरजोश हुई।
क्या हुआ? मारियाना को तजस्सुस ने आ घेरा। यार मैं लेट हो गई थी, रास्ते में एक बंदे से लिफ्ट ली। क्या डैशिंग पर्सनैलिटी थी उसकी, आंखों में शहर छुपा हुआ था और जब मुस्कुराता था तो उसके रुखसार में भंवर पड़ते थे। वो जब बात करता था तो दिल करता था वो बात करता रहे, मगर अकड़ू था बहुत। मगर ये अकड़ भी उस पर खूब जच रही थी। उफ, मेरा तो दिल डोलता रह गया, मैया तसव्वुर में खोई कह रही थी। मारियाना के ख्यालों में भी अरसल छाता चला गया। एक खूबसूरत सी मुस्कान उसके लबों पर सज गई। मैंने बड़ी कोशिश की उसे शीशे में उतारने की, खूब बातें बनाई, खुद को दौलतमंद घराने की इकलौती लड़की जाहिर किया, मगर वो मुतासिर ही नहीं हुआ। मैया ने अफसोस से कहा, यानी तुम्हारी लिफ्ट वाली लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो गई? च च च च च। मारिया ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, नहीं ना, आगे तो सुनो क्या हुआ। मैया ने दाएं आंख दबाते हुए शरारत से कहा। अब आगे क्या हुआ? मारियाना कोहनी मेज पर टकाए आगे को झुकी। पहले दिन ही उस लिफ्ट के चक्कर में जॉब जाते जाते बची। मैया ने हंसते हुए कहा, अरे जॉब क्यों जाते जाते बची? मारियाना हैरान हुई। वो क्या है ना कि ताखीर से पहुंचने पर मैंने झूठा किस्सा घर लिया था, मगर बदकिस्मती से पकड़ी गई। मैया हाथ पर हाथ मारकर हंसी। कैसे? मारियाना का तजस्सुस सवा था। यार वो लिफ्ट वाला बंदा ही बॉस निकला। बड़ी बेइज्जती हुई। माफी तलाफी के बाद जॉब जाते जाते बची। मैया ने हंसते हुए राज फाश किया और मारियाना सर पीट कर रह गई। मैया, 1000 बार कहा है कि बाज आ जाओ, ये झूठे किस्से घड़ने की आदत तुम्हें किसी ना किसी दिन जरूर नुकसान पहुंचाएगी। अरे छोड़ो नुकसान को यार, मगर जो बॉस है ना वो बहुत ही शानदार बंदा है। मारियाना, उसे अपना दीवाना ना बनाया तो नाम बदल देना मेरा। मैया ने गर्दन अकड़ा कर दावा किया। अच्छा, नाम बदल कर क्या रखोगे? नैन्सी? मारियाना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। इससे बेहतर तो तुम मुझे गुमनाम ही रहने दो, मगर मम्मा की उस काली खड़ूस बिल्ली का नाम ना दो। मैया हस्बे तवक्का चिढ़ गई। मारियाना ने कहका लगाया। दफ्तन उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर सोफिया का नाम जगमगा रहा था। मैया, मम्मा की कॉल है। वो खुशी से चहक उठी। तो रिसीव करो, बात करो उनसे, मैया ने मुस्कुरा कर कहा। मारियाना ने इस बात में सर हिलाते हुए कॉल रिसीव की। हेलो, वो सोफिया से बात करने लगी। मैया काफी पीते हुए इर्द गिर्द के माहौल का तायराना जायजा लेने लगी। कुछ फासले पर एक फैमिली खुशगपियों में मसरूफ थी। एक जानिब 9 उम्र लड़कों का एक टोला कॉफी से इंसाफ कर रहा था। उसने इस टोले में शामिल एक एक लड़के को बगौर देखा और फिर नापसंदीदगी से नजरें फेर ली। उनमें से कोई भी लड़का मैया के मियार पर पूरा ना उतरता था। उसने नजरों का जाविया बदला और सामने देखने लगी। सामने के मंजर में भी ऐसी कोई खास बात ना थी जो मैया उस जानिब दिलचस्पी लेती। वो बेजारी से मारियाना की गुफ्तगू से फारिग होने का इंतजार करने लगी थी। ओ मैया, मालूम है मम्मा ने आज शाम मुझे अपने घर डिनर पर मद्दू किया है। वो कॉल मुनक़ता करके खुशी खुशी बताने लगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैया मुस्कुराई। ओ खुदा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सोच रही हूँ वही लिबास पहनूं जो मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया है। मारियाना वाकई बेहद पुरजोश थी। बस भी करो मारियाना, तुम तो यूं पुरजोश हो रही हो जैसे अपनी माँ से नहीं बल्कि अपने महबूब से मिलने जा रही हो। मैया ने तंजिया अंदाज में उसे देखते हुए कहा। मारियाना ने उसकी बात पर उसे खुफी से घूरा था। वो जर्द रंग की मैक्सी में मलबूस गुलदान में फूल सजा रही थी। काउंटर पर बेशुमार खुश रंग मसनूई फूलों की बेलें बिखरी हुई थी, जिनमें से उसने सफ़ेद और जर्द गुलाबों की बेल का इंतखाब किया था। काउंटर के अकब से खुली खिड़की से अंदर आते हवा के शरारती झोंके उसकी गहरी भूरी जुल्फों से अटकेलियां कर रहे थे। उसके चेहरे पर एतमानान से भरपूर एक आसूदा सी मुस्कान थी। सोफिया मसरूफ से अंदाज में किचन से निकली और उसे यूं महवियत के आलम में गुलदान में फूलों को सजाता देखकर ठटकी। उसके चेहरे पर फैला एतमानान, मसरूर सी मुस्कुराहट उन्हें एक अनोखी खुशी से मुतारफ करवा रहा था। उनके दिल में मोजज़न ममता के पुरकैफ जज्बात जो वक्त की आजमाइश और ज़माने की सख्तियों को सहते सहते एक तवील अरसे से सर्द पड़ गए थे, नए सिरे से तवाना होने लगे। मारियाना जब से उन्हें मिली थी, उनके बेकुल वजूद को चैनो सुकून नसीब हुआ था। एक कमी थी उनकी ज़ात में जो मारियाना के साथ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मारियाना को देखा। उसने उनकी तोहफतन दी गई जर्द मैक्सी
जेब तन कर रखी थी और मैक्सी का खिलता हुआ जर्द रंग आन की आन में उन्हें माजी की हसीन शाम की जानिब ले गया था। सोफिया, ये लिबास देखो कितना हसीन है, तुम पर बेहद जचेगा। खावर जर्द गुलाबी रंग का स्कर्ट ब्लाउज थामे सोफिया की जानिब मुस्कुराते हुए कह रहे थे। ओ कैप्टन साहिब, फिर से जर्द रंग, आपको मेरे लिए बस ये एक रंग ही पसंद है या मैं सिर्फ किसी एक रंग में अच्छी लगती हूँ? सोफिया ने निरूठेपन से उन्हें देखते हुए कहा था। साफ जाहिर था कि उसे ये लिबास पसंद नहीं आया था। सोफिया, जर्द रंग मुझे बेहद पसंद है, जानती हो क्यों? खावर ने इस स्कर्ट ब्लाउज को वापस स्टैंड पर लटकाते हुए सोफिया को सवालिया निगाहों से देखते हुए इस्तफसार किया था। बिल्कुल नहीं जानती कैप्टन साहिब, अब जल्दी से बताइए क्यों? सोफिया ने पुरशौक से अंदाज में खावर की बाहों में अपनी बाहें हमाइल करते हुए कहा। उसे अच्छा लगता था जब खावर उसकी पसंद और उसकी ख्वाहिश को अहमियत देते थे। अपनी मर्जी या पसंद दूसरे मर्दों की तरह थोपने की कोशिश नहीं करते थे। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो तुमने जर्द रंग का स्कर्ट पहन रखा था और मुझे यूं महसूस हुआ था कि तुम्हारे वजूद से उजाले फूट रहे हों जो मुझे रोशन कर रहे थे। तुम्हें इल्म नहीं सोफिया कि ये जर्द रंग तुम्हें सुनहरा कर डालता है। उन्होंने चाहत भरी निगाहों से सोफिया के दिलकश चेहरे को देखते हुए गंभीर लहजे में कहा था। ओ खावर, तुम अपनी बात मनवाना जानते हो, लफ्जों के जादूगर हो। ऐसा सहर फूंकते हो कि लफ्जों में कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी चाहत के आगे सर खम करने पर मजबूर हो जाती हूँ। सोफिया एक जज़ब के आलम में खावर के शाने पर सर टकाते हुए कहने लगी। वो दोनों अब इस दुकान से बाहर निकल आए थे और अब एक इंतहाई पुररौनक गली में घूम रहे थे। खावर सोफिया की बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। सिनोरा, ये लफ्जों का जादूगर तुम्हारी मोहब्बत का कैदी है, खावर ने सोफिया को अपनी मजबूत बाहों के हसार में भरते हुए कहा था। सोफिया को इस पल वो हसार इस दुनिया की सबसे मजबूत पनाहगाह लगा था। मम्मा, क्या सोच रही हैं आप? मारियाना को सोफिया की खामोश निगाहों के इर्तिकाज ने पलटने पर मजबूर किया। वो पलटी तो सोफिया पुरसोच निगाहें उस पर जमाए किसी तसव्वुर में गुम थी। उनके लबों पर एक इंतहाई खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। मारियाना माँ को उसके खोए खोए अंदाज में देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा उठी और पूछे बिना ना रह। मारियाना की पुकार पर सोफिया रौनक कूचे, हसीन शाम और खावर की दिल फरेब रफाकत को अलविदा कहती वापस हाल में लौट आई। कुछ नहीं मेरी बेटी, एक बात कहूँ? वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। एक नहीं, बहुत सारी बातें कहें, मुझे आपसे बहुत सारी बातें सुननी है, सुनानी है। मारियाना मसरूर सी चहकी। सोफिया उसकी बात पर हंस पड़ी। उनकी हंसी आज वैसी ही निखरी थी। मारियाना उन्हें देखती चली गई। मम्मा, कहें, आप क्या कहने वाली थी? मारियाना ने फिर टोका। तुम पर ये रंग बहुत जच रहा है, इस जर्द रंग ने तुम्हें सुनहरा कर दिया है मारियाना, उन्होंने एक जज़ब के आलम में कहा। वाकई मम्मा, वो खुश हुई। वो खुश होने से उसकी आंखें भी मुस्कुराई। सोफिया उसे देखती रह गई। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट बिल्कुल खावर की तरह है। जब तुम मुस्कुराती हो, हंसती हो तो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती और हंसती हैं, और जब तुम उदास होती हो तो तुम्हारी इन नीली आंखों में उदासी छा जाती है, बिल्कुल खावर की तरह, उन्होंने एक खास कैफियत के जेरे असर कहा। मारियाना दम बखुद सी उन्हें सुनती रही। सोफिया खामोश हुई तो मारियाना गोया हुई। शायद इसी वजह से रोज सुबह जब मैं बेदार होती हूँ और जब सोने से कबल ग्रैनी से मिलने जाती हूँ तो वो मेरी आंखों को चूमती हैं। हो सकता है उन्हें मेरी आंखों में बाबा की आंखें नजर आती हों। मारियाना ने सादा सा पैराए में बात कही, मगर सोफिया ने सुनकर बेखुदी के आलम में उसकी आंखों को चूमा और मारियाना बेयकीनी से उन्हें देखती गई। काश मारियाना टाइम मशीन सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों तक महदूद ना होती। इस दुनिया में वाकई वो अपना वजूद रखती तो मैं इसमें सफर करके अपने माजी में चली जाती, अपनी बेटी और अपने खावर के साथ माजी में ही जीती, हाल में कभी लौट कर नहीं आती, उन्होंने आजुर्दगी से कहा। मम्मा, मारियाना ने बेइख्तियार उनका हाथ थामा। उनकी कैफियत उसे भी उदास कर गई थी। काश मारियाना, काश, कभी कभी सोचती हूँ कि हम इस काश से पहले ही जिंदगी क्यों नहीं जी लेते। ये काश जिंदगी में कितनी हसरतें भर देता है। वो बेबसी से हंसते हुए मारियाना के हाथों को थपथपाती हुई किचन की जानिब भरने लगी। और अगर हम आज सिर्फ काश को ही कोसते रहे तो डिनर का एहतमाम सिफर रहेगा और मेरी बेटी आज मेरे हाथों का बना खाना भी खा पाएगी। तो उदास कर देने वाली बातें किसी और दिन के लिए उल्टा रखते हैं मारियाना।
ना। सोफिया ने जल्द ही अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए हशाश बशाश अंदाज में किचन से ऐलान किया, गुलदान फूलों से सज चुके हैं। मारियाना के लिए मजीद क्या हुक्म है सिनोरा? मारियाना ने भी उसी अंदाज में शौक़ी से भरपूर जवाब दिया। यकीनन वो भी ये नहीं चाहती थी कि आज के दिन उसकी माँ उदास हो। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वो मलगजे हुलिये में शिकस्त खुर्दा से लॉन में बैठे थे। उनकी निगाहें खला की वुसअतों में अपनी जिंदगी में दर आने वाले सवालों के जवाब खोज रही थी। चेहरे पर इज़्तिराब था और ये इज़्तिराब उनके दिल को बेचैन कर रहा था। न जाने कितने सिगरेट वो सुलगा चुके थे और एस्ट्रे सिगरेट की राख से स्याह हो चुका था, मगर वो बेपरवाह से आलम बेनियाजी में सिगरेट के साथ साथ लहू को भी जला रहे थे। ना जाने खुद को सजा दे रहे थे या इंतकाम ले रहे थे। हुज़्नो मलाल के रंग में उनकी आंखों को धुंधला कर रहे थे। मोहब्बत की देवी उन पर हमेशा से मेहरबान रही थी, मगर वो कदरदान ना बन सके और ना कदरी तो बड़ी बड़ी नेमतों से दूर कर देती है। उनसे भी मोहब्बत रूठ गई थी। मोहब्बत उनसे रूठ ही जाती है जो उससे ज्यादती के मुर्तकब होते हैं। सबीहा से मोहब्बत में खयानत के बाद उस रात उन्होंने उसकी तजलील भी की थी, उन पर हाथ उठाया था और इस खता पर वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे। और जब वो खुद को ही माफ नहीं कर पा रहे थे तो सबीहा से माफी किस मुंह से मांगते, जो वो ज़िया उनके और सबीहा के बीच हायल हो चुकी थी। उन्हें पाटना अब उनके इख्तियार में ना था। कितनी बातें थी जो वो सबीहा से करना चाहते थे। अपनी खताओं जफाओं पर शर्मसार होकर उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे, मगर हिम्मत ही ना होती थी और सबीहा ने भी तो उन्हें कुछ कहने की मोहलत नहीं दी थी। उस रात से बुखार में बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी और उन्हें लगता था कि उनका मुस्तरिब दिल उनके बिस्तर के इर्द गिर्द ढल रहा था, बेचैनो मुस्तरिब सा। सबीहा का ख्याल आया तो एक ठंडी गहरी सांस अपने अंदर उतारते हुए उठ खड़े हुए। उंगलियों के दरमियान फंसे अंगारे उगलते सिगरेट को कैद से आज़ाद किया। सिगरेट उनके कदमों पर जा गिरा। वो दाएं पैर से सिगरेट को मसलते हुए घर के अंदर आए। सबीहा के कमरे की जानिब बढ़ते हुए उनके कदमों में वाजिया लड़खड़ाहट थी। काश ये लड़खड़ाहट जानिब सज्जल की जानिब बढ़ते हुए कदमों में पैदा हो जाती। वो सोच कर रह गए। सबीहा के कमरे का दरवाजा उन्होंने नहायत आहिस्तगी से खोला। दरवाजा खुला तो कमरे के अंदर का मंजर आया था। नाइट बल्ब की धीमी रोशनी कमरे में फैली थी। खिड़की के दोनों पट बंद होने के बायस कमरे में हवा का गुजर भी नामुमकिन था। सबीहा बिस्तर पर दराज दवाओं के जेरे असर गहरी नींद सो रही थी। कुछ देर कबल ही डॉक्टर उनका मुआयना करके और ख़ास हदायत देकर गया था। वो थके थके कदमों से सबीहा की जानिब बढ़े। बिस्तर पर दराज बेहाल सी ये औरत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह हुआ करती थी। वो वहीं उनके पास बैठ गए। उनकी बिखरी जुल्फों में अपनी उंगलियों को नरमी से फेरने लगे। उनकी निगाहें सबीहा के बेरंग फीके चेहरे पर ठहर गई। तफक्कुर, बेएतबारी और रंजो अलम की दास्तान रकम थी। उनके चेहरे की शादाबी, दिलकशी इन सारे रंजूर एहसासात के जाल के पीछे जा छुपी थी। खूब है शौक का ये पहलू भी, मैं भी बर्बाद हो गया, तू भी। वो सबीहा के सर्द हाथों को थाम कर उनकी खुनकी अपने अंदर उतारने लगे। जिंदगी भर सबीहा ने उनके हिस्से की तलखियां, तफक्कुर, परेशानियां, गमो आस, हत्ता की महरूमी को भी अपने वजूद के अंदर उतार कर अपनी बेरया मोहब्बत की मठास उनकी जिंदगी में घोलने की कोशिश की थी। और उन्होंने क्या किया? ये जालिम सवाल उनके दिल को मुसलसल कचोके लगाकर जख्मी कर रहा था। उन्होंने सबीहा के सर्द हाथों पर बोसा दिया। आंखों से उनकी मोहब्बत के नजराने सबीहा के खुश्क पड़ते हाथों की जिल्द को नम कर गए। आंखें मूंदे सबीहा के हाथों को थामे वो सिसक पड़े। यादों के दरीचों से सबीहा के संग बिताए हसीन पल कतार दर कतार चले आए उन्हें तरपाने। सबीहा किसी आम घराने की बेटी ना थी। जिस तरह उनका ताल्लुक मुल्क के मुअज़्ज़ज़ सनती घराने से था, सबीहा का ताल्लुक भी ऐसे ही मारूफ सनती घराने से था। वो अगर इकलौते चश्मो चिराग थे अपने घराने के, तो वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी।
बहन भी वो जिसे माँ बाप ने बड़ी दुआओं के बाद हासिल किया था। उनकी खिदमत के लिए कई खादमाएं थी। उनकी ख्वाहिश पर तालीम के हसूल के लिए उन्हें इंग्लिस्तान भेजा गया था। उनकी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना जुबान से अदा होते ही पूरी कर दी जाती। माँ बाप ने हथेली का छाला बना कर रखा तो भाइयों ने आंखों पर बैठा कर रखा। करोड़ों की जायदादें उनके नाम थी, मगर मजाल है जो सबीहा की शख्सियत में किसी तरह का गरूर तकब्बर आया हो, बल्कि उनका तो वो वजूद अजज़ो इनकसारी की सुंडी मिट्टी से गूंदा हुआ था। मीठी आवाज, खुशबू से महकते लफ्ज, अपनायत और मोहब्बत की चादर ओढ़े हमेशा उनकी जात का हिस्सा बने रहे। यावर बख्त को इन्हीं बेमिसाल खूबियों ने तो अपना गर्विदा कर रखा था और बाकमाल औरत जो मोहब्बत की देवी के दर्जे पर फाइज थी, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उनकी जात का उनका सबसे कीमती असासा हुआ करती थी। यावर बख्त के घर में भी उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आई थी। हर तरह की आज़ादी उन्हें हासिल थी। वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उनके लिए अपने हाथों से खाना पकाना, उनकी पसंद और नापसंद का हर तरह से ख्याल रखना, उनके कपड़े अपनी निगरानी में धुलवाना, इस्त्री करवाना, हत्ता के उनके जूतों को भी वो खुद पॉलिश किया करती थी। उन्हें किसी तौर गवारा ना था कि यावर बख्त की जिम्मेदारी कोई और निभाए। उनकी मोहब्बत का ये आलम देखकर एक दिन यावर बख्त ने कहा था, सबीहा तुम भी कमाल मोहब्बत करती हो। मेरे जूतों को पॉलिश करने की जिम्मेदारी भी तुमने उठा रखी है। इस तरह तो तुम घर के मुलाजमों को हद हराम बनाती जा रही हो। घर के मुलाजिम मेरी खिदमत पर मामूर हैं, आपकी खिदमत पर नहीं। इन मुलाजमों से मैं कहूँ कि मुझे पानी पिलाएं तो ये सर के बल दौड़ कर आएंगे, मगर आपका हर काम मुझे अपने हाथों से करने में मजा आता है, खुशी मिलती है यावर जी। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई थी, मैंने तुम जैसी औरत आज तक नहीं देखी। औरों की बीवियां भी हैं जो अपने खामन से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, मगर मोहब्बत का जो अंदाज मैंने तुम्हारा देखा है वो किसी का नहीं देखा सबीहा। यावर बख्त हमेशा की तरह उसकी बातों से मरऊब होते चले जा रहे थे। औरतें अपने शोहर को किसी से शेयर करने का हौसला नहीं रखती, मगर मैं उनसे भी कम ज़र्फ वाक़या हुई हूँ। मैं अपना शोहर तो दूर की बात, उसकी जिम्मेदारियां भी किसी से शेयर करने का तसव्वुर नहीं कर सकती। आप सिर्फ शोहर ही नहीं, महबूब है मेरे, वो मोहब्बत से सरशार लहजे में कह रही थी। सबीहा तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो, मेरी जिंदगी का असासा हो, मेरे जीने की वाहिद वजह हो। वो यूं ही अपने जज्बात का इजहार किया करते थे। सबीहा नुकराई हंसी हंसती उनके सीने से जा लगी। उन्हें खबर भी ना हुई कि कब उनका मलाल उनकी सिसकियों में ढल गया। आंसू उनकी आंखों से रवां थे, सब बंद टूट चुके थे। यावर बख्त आज सबीहा की मोहब्बत में हार चुके थे। तमाम तमतरा टूट चुका था। वो एक नामुकम्मल इंसान थे। सिर्फ सबीहा थी जो उनके अधूरेपन को अपना सकती थी, और आज वो अपना अधूरा वजूद सबीहा के आगे पेश किए अपने किए पर नादम थे। सबीहा तुम मेरी जिंदगी का लाजमी जुज हो, तुमसे दूर रह सकता हूँ ना, तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम पहले कभी लम्हे भर को भी खफा नहीं हुई, और आज नाराजी में इतना दूर कर चुकी हो कि तुम्हारे बिना अब सांस लेने में भी दिक्कत पेश आ रही है। वो रो रहे थे, उनका लहजा रंधा हुआ था। जिंदगी में पहली बार वो सबीहा से फरियाद कर रहे थे, सबीहा गुस्सा कर लो, लड़ लो, बुरा भला कह लो, मगर मुझसे यूं नाराज नहीं हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तुमसे दूरी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो रो रहे थे, उनके आंसुओं से सबीहा का हाथ तर हो चुका था। सबीहा के जिस्म ने झुरझड़ी ली। उन्होंने धीरे से आंखें वाकी तो मंजर धुंधलाया हुआ था। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दुआओं का असर तो उसी वक्त दम तोड़ चुका था जब यावर बख्त का पुरहरारत लम्स उन्हें अपने हाथों पर महसूस हुआ था। सबीहा उनकी लग़ज़िश पर यावर बख्त ने बेइख्तियार सर उठाकर देखा कि आंसुओं से भीगा चेहरा, हारा हुआ लहजा। यावर बख्त पहली बार तकदीर से हारे थे। सबीहा की धुंधलाई निगाहों से कुछ भी छुपा ना था। तुम्हें इस हाल में देखकर दुख हो रहा है, शदीद दुख यावर बख्त। सबीहा के लहजे में दर्द पिन्हा था। तुमसे दूरी ने, तुम्हारी खुफगी ने इस हाल तक पहुंचाया है मुझे सबीहा, वो रंधी हुई आवाज में बोले। ये दूरी तो तुम्हारी अपनी इख्तियार करता है यावर बख्त। तुम अपनी हकीकत जाने बगैर मुझे मेरे ना करदा गुनाह की सजा देने चले थे। एक नाम महरम औरत को अपनी पनाह में रखकर तुम आखिर मुझे क्या बताना चाहते थे यावर बख्त। सबीहा तलखी से गोया हुई। नहीं सबीहा, कुछ भी नहीं समझाना चाहता था। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ
कुछ भी नहीं था। मैंने कभी तुमसे बेवफाई का सोचा तक नहीं। वो लड़की गरीब थी, बेबस थी, मजबूर थी और जुल्म का शिकार थी। मैंने बस इंसानी हमदर्दी के नाते उसे कुछ दिन के लिए घर में पनाह दे दी थी। यावर बख्त सफाई दे रहे थे। उस वक्त अगर उन्हें फिक्र थी तो सबीहा की खुफगी की। वो किसी तौर भी सबीहा को मना लेना चाहते थे। सबीहा के बगैर वो जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। झूठ कह रहे हो यावर बख्त। अजीज भाई ने खुद मुझे बताया था कि तुम इस हसीन नागन के चुंगल में फंस चुके हो। वो जहर खुंद लहजे में फनकारी, मोहब्बत में चोट खाई औरत की कराह दर्दनाक ही नहीं बेहद तलख भी होती है। अजीज को गलत फहमी हुई थी। उसे डर था कि मैं इस आफत के नजर न हो जाऊं, तब ही उसने तुम्हें कॉल करके परेशान किया। और जब इस सिलसिले में वो मुझसे बात करने आया तब तक मैं इस लड़की का बंदोबस्त कर चुका था। अगर तुम्हें यकीन नहीं मेरी बात का तो अजीज से खुद पूछ लो। उसकी खबर पर तुम मुझसे मुतनफर हुई, वो तो उसकी गवाही पर तुम मेरा यकीन करोगे ना। 2 दिन कबल ही उन्होंने अजीज से बात की थी। खूब गुस्सा दिखाया। उन्हें सबीहा की नाराजगी और अपने अज़दवाजी ताल्लुकात खराब कराने का जिम्मेदार ठहराया था। अजीज खुद शर्मिंदा था। वो यावर बख्त का घर बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो यावर बख्त का पुराना साथी था और अब तो यावर बख्त की सियासत का सितारा अरूज पर जाना शुरू हुआ था। इस मौके पर घरेलू तनाज़ा खड़ा होना किसी भी तरह मुनासिब ना था। अजीज ने आजकल में सबीहा को कॉल करके उसे होने वाली गलत फहमी से आगाह करने का भी उंदिया दिया था। यावर बख्त अजीज से बात करने के बाद काफी मुत्तमिन हो चुके थे। दिल ही दिल में उन्होंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया था कि सबीहा को इस शब के हवाले से कुछ खबर नहीं थी, यानी अभी भी गुंजाइश बाकी थी। सबीहा के दिल से बदगुमानी दूर की जा सकती थी। हकीकत तो ये थी कि सबीहा के लिए उनके दिल में आला मुकाम था। वो उनसे मोहब्बत करते थे, उनके साथ के आदी हो चुके थे और ये एहसास अपने अधूरेपन से आगाह होने के बाद ज्यादा तवाना हो चुका था। वो अजीज को सज्जल का जल्द अज जल्द इंतजाम करने की हदायत दे चुके थे। वैसे भी सज्जल की तरफ से अब कोई खौफ ना था। वो वावेला भी करती तो उसकी सुनने वाला कोई ना होता, क्योंकि उनके और सज्जल के दरमियान जो भी ताल्लुक कायम हुआ था उसका ना तो कोई सबूत था ना ही आगे जाकर पैदा हो सकता था। मेरे और इस औरत के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में बिगाड़ आए। सबीहा, वो उनका हाथ थामे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। सबीहा ने एक सर्द निगाह उनके चेहरे पर डाली और इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली, यावर बख्त, ये मेरा घर है, सियासत का मैदान नहीं जो तुम पल पल अपना बयान बदलो। तुम्हें शायद याद नहीं कि तुम अपने गुनाह का एतराफ खुद अपनी जुबान से कर चुके हो। मुझे एक एक लफ्ज याद है तुम्हारा। तुम मुझे एक अधूरी औरत समझते रहे। तुम लोगों के तानों तिश्नों से घबरा कर मुझसे ना उम्मीद हो चुके थे। तब ही तुमने इस औरत की जानिब निगाह की। तुमने साफ एतराफ किया था कि परेशानी के आलम में तुमसे गलती सरजद हुई। सबीहा के उन काटदार जुमलों के जवाब में यावर बख्त चंद सानिया कुछ बोल ही ना पाए। वो तो भूल ही गए थे अपने लफ्जों को। उस दिन जज्बात में आकर वो कुछ बोल गए थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि सबीहा भी इन बातों को भूल जाए? यावर, हकीकत बताऊं क्या है? सबीहा उन्हें सोच में गुमसुम देखकर एक बार फिर गोया हुई। जब तुमने मुझे औलाद की महरूमी का ताना दिया था, अपने गुनाहों का एतराफ किया था, तब तुम अपनी सच्चाई से नावाकिफ थे। तुम नहीं जानते थे कि औलाद से महरूमी के जिम्मेदार मैं नहीं तुम हो। मैं हूँ वो हस्ती जो हमारी इस रफाकत के बाइस खसारे में है। तुम तो अपनी जुम में बहुत कुछ कह गए थे। इस औरत से ताल्लुक रखने की वजूहात बेबसी से बयान कर रहे थे। अपनी जिंदगी में पैदा होने वाली कमी का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे थे। मगर आज तुम्हारी टोन बदल चुकी है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि कमी सबीहा में नहीं तुम में है, और सबीहा ही है जो अब तक तुम्हारे अधूरेपन के साथ गुजारा करती आई है, वो भी शिद्दत की मोहब्बत और दयानतदारी के साथ। सबीहा के लहजे में बला की काट थी। बात जितनी तलख थी उतनी ही सच भी, और यावर बख्त चाहते हुए भी कुछ ना कह पाए। उनके लब सिल चुके थे, कुछ कहने के काबिल ना रहे थे। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं हर उस बात पर शर्मिंदा हूँ सबीहा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची। मगर सबीहा, मेरी एक बात का यकीन रखना कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। इस मोहब्बत को तुम जो भी समझो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना मैं सांस तक नहीं ले सकता। मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी गलती, मेरे गुनाह को माफ कर दो सबीहा। बस पहली और आखिरी बार मैं इल्तिजा करता हूँ, लौट आओ
मेरी जिंदगी में, मुझे फिर से जिंदा कर दो, वो मुल्तजी लहजे में कहते हुए बेख्तियार रो दिए। सबीहा का दिल उन्हें इस हाल में देखकर पसीज गया। यावर बख्त दोनों हाथ जोड़कर अश्कबार आंखों से उन्हें देख रहे थे। वो आज भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। बेख्तियार उनके जुड़े हाथों को थाम बैठी। यावर बख्त ने चौंक कर सर उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे। तुम जानते हो ना यावर बख्त, मैं तुम्हारे मामले में बेहद कमजोर वाक़या हुई हूँ। मैं तुम्हें तो क्या, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी किसी से नहीं बांट नहीं सकती। आइंदा कभी भी मुझे धोखा ना देना यावर बख्त, उन्होंने भीगे लहजे में कहा। मोहब्बत की देवी ने अपने महबूब को एक बार फिर अपना लिया था। कभी नहीं, कभी भी नहीं बीहा, तुम्हारे सांसों की डोर से मेरी सांसें बंधी हैं। तुमसे बददियांती का मैं अब मर कर भी नहीं सोच सकता। मैं किस्मत का धनी हूँ जो मुझे तुम मिली सबीहा। वो मोहब्बत से सरशार लहजे में अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। बहुत दिनों बाद इन दोनों के दिलों को आज चैन नसीब हुआ था। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ से मोहब्बतों का जवाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन कर रहना कमाल होता है। मारियाना, खाने की मेज तैयार हो गई। सोफिया ने मसरूफ से अंदाज में किचन से हाँक लगाई। सिनोरा, खाने की मेज तैयार है और बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही है। मारियाना ने छुरी कांटे प्लेटों के दोनों इतराफ तरतीब से रखते हुए शौकी से जवाब दिया। पिज्जा भी तकरीबन तैयार है स्वीट हार्ट, बस जरा सा इंतजार। सोफिया छोटी छोटी प्यालियों में पिज्जा सॉस भरकर मेज पर रखते हुए चहकी। जो हुक्म सिनोरा। मारियाना दायां हाथ सीने पर रखकर सर खम करते हुए बोली और एक तायराना निगाह मेज पर डाली। रकाबी, छुरी, कांटे, रुमाल सब कुछ तरतीब से अपनी अपनी जगह मौजूद थे, मगर फिर भी मारियाना को कुछ कमी महसूस हुई। ओह, गिलास रह गए। कमी का अदराक उसे लम्हा भर में हुआ। वो झट से शोकेस की जानिब बढ़ी और वहां से शीशे के गिलास निकाल कर मेज पर सजाने लगी। फिर उसे याद आया कि फूलों से सजा गुलदान अब तक काउंटर पर ही रखा हुआ है। वो जल्दी से गुलदान लेकर आई और मेज के ऐन वस्त में रखा और तो सिर्फ निगाह से मेज को देखा। पिज्जा तैयार है मारियाना। उसी पल सोफिया पिज्जा ट्रे उठाए किचन से बरामद हुई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, खुशबू तो भूख चमका रही है मम्मा, अब प्लीज आप भी जल्दी से आ जाएं। पिज्जा की इश्तहा अंगेज खुशबू उसके नथनों से टकराई तो बेसब्री से बोली, बस थोड़ा सा इंतजार। सोफिया पिज्जा ट्रे मेज पर रखकर एप्रन उतारते हुए बोली। साथ ही उन्होंने एक निगाह घड़ी की सुइयों पर डाली। 9 बजने में बस चंद लम्हे बाकी थे। मारियाना मेरी जान, फ्रिज से फलों का सलाद भी निकाल लो, मैं गार्लिक ब्रेड लेकर आती हूँ। उन्होंने निगाह घर के मेन दरवाजे पर डाली और मारियाना को हदायत देती वापस किचन में लौट गई। कुछ देर में गार्लिक ब्रेड के साथ लौटी थी। मारियाना अपनी निशिस्त पर विराजमान शिद्दत से उनकी मुंतजिर थी। उन्हें आता देखकर वो उनकी निशिस्त ठीक करने लगी। सोफिया मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी निगाह एक बार फिर घड़ी की सुइयों पर उलझी। 9 बज चुके थे। बेसाख्ता उन्होंने दरवाजे की जानिब देखा। वहां हनूस खामोशी छाई हुई थी। सोफिया की निगाहें वहां से लौटी तो मेज का तायराना जायजा लेने लगी और फिर ठटकी। ओह मारियाना, तुमने खाना खाने की रकाबियां कम निकाली हैं। ये रकाबियां तो सिर्फ हम दोनों के लिए हैं। क्या मतलब मम्मा, क्या कोई और भी मद्दू है आज के खाने पर? मारियाना ने चौंक कर सोफिया की जानिब देखते हुए इस्तफसार किया। ओ स्वीट हार्ट, यकीनन मैं तुम्हें बताना भूल गई होगी, आज के डिनर में मैंने एक खास मेहमान को भी मद्दू का रखा है। सोफिया ने अपना मोबाइल चेक करते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा। मारियाना के चेहरे पर यकदम नागवारी फैल गई, हत्ता कि उसके लहजे में भी धर आई। मम्मा, मैं आज का खाना सिर्फ आपके साथ खाना चाहती थी। ये खूबसूरत लम्हात सिर्फ आपके साथ गुजारना चाहती थी। आप अपने खास मेहमान को किसी और दिन बुला लेती, मगर मेरा वक्त उसे ना देती, वो कुर्सी से उठते हुए बोली। सोफिया ने चौंक कर उसे देखा। वो गुस्से में थी। सोफिया बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। तुम बिल्कुल खावर की तरह रद्द-ए-अमल जाहिर करती हो, अचानक और बेसाख्ता। वो उसके गुस्से को यकसर नजरअंदाज करते हुए इत्मीनान से बोली। खावर का नाम सुनकर मारियाना के तने हुए तासुरात कुछ ढीले हुए। आपको आज के दिन किसी और को मदू नहीं करना चाहिए था, वो वापस अपनी निशिस्त संभालते हुए नरूठेपन से बोली। ओहो मारियाना, तुम जब आने वाले मेहमान से मिलोगी ना तो यकीनन खुश होगी।
میرا یقین رکھو۔ صوفیہ نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کس کو مدعو کیا ہے آپ نے؟ ماریانا نے پرتجسس انداز میں دریافت کیا۔ تم کچھ دیر میں ہی جان جاؤ گی کہ وہ کون ہے۔ صوفیہ نے مسکرا کر اس کے تجسس کو ہوا دی۔ اچھا تو کتنی دیر ہے آپ کے مہمان آنے میں؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ بس کچھ ہی لمحے۔ موبائل پر آنے والے نئے پیغام کو دیکھ کر انہوں نے ماریانا کو جواب دیا۔ اسی اثنا میں دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجی۔ صوفیہ اور ماریانا نے ایک ساتھ چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور صوفیہ اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ماریانا یوں ہی اکتائے ہوئے انداز میں بیٹھی رہی۔ آج صوفیہ کا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مدعو کرنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ کچھ ہی پل میں سے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے متجسس ہونے کے باوجود پیچھے دیکھنے سے اجتناب کیا۔ ہولا سینورا، تب ہی کسی نے انتہائی مہذبانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ماریانا نے بے اختیار پلٹ کر اس آواز کی سمت دیکھا اور دم بخود رہ گئی۔ اس کے سامنے ارسل خوبصورت گلدستہ تھامے کھڑا تھا۔ صوفیہ اس کے عقب میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ارسل؟ ماریانا کے لب دھیرے سے پھڑپھڑائے اور ارسل نے جیسے اس کی سرگوشی سن لی اور جواب میں مسکرا کر اسے دیکھا اور سر مخصوص انداز میں خم کیا۔ نگاہوں کے تصادم سے عجب تکرار کرتا ہے، یقین کامل نہیں لیکن گماں ہے پیار کرتا ہے۔ لرز جاتی ہوں میں یہ سوچ کر کہ کہیں کافر نہ ہو جاؤں۔ دل اس کی پوجا پہ بڑا اصرار کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے شاید میرا دل ہے نشانے پر، لبوں سے کچھ نہیں کہتا، نظر سے وار کرتا ہے۔ میں اس سے پوچھتی ہوں خواب میں مجھ سے محبت ہے، پھر آنکھیں کھول دیتی ہوں وہ جب اظہار کرتا ہے۔ کافی دنوں سے آسمان کی وسعتوں پر کالی گھٹاؤں کا راج تھا، مگر آج آفتاب ان گھٹاؤں کو چیرتا ہوا افق پر نمودار ہوا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ اس کی کرنیں دن کو سنہرا بنا رہی تھی۔ سبیہا باغیچے میں بیٹھی گرم چائے کی چسکیاں بھر رہی تھی۔ صبح کی دل نواز خوشگوار ہوا بار بار ان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ یاور وقت ان کے سامنے کرسی پر براجمان تھے اور ان کی نگاہیں سبیہا کے صبحی چہرے پر مرکوز تھی۔ گزری شب ایک طوفان گزرا تھا ان کی زندگی میں، مگر اس سیاہ گھنگور رات کے بعد چمکتی ہوئی آسودہ سی صبح نے ان دونوں کا استقبال کیا تھا۔ سبیہا کی نگاہیں باغیچے کے چہار اطراف کیاریوں میں سجے خوش رنگ پھولوں میں جمی ہوئی تھی، دل فریب خوشبوؤں سے مہکتے لہلہاتے پھول۔ اچانک ایک بھنور ان پر جھومتے گلوں پر آ بیٹھا، ان کا میٹھا میٹھا رس چوسنے لگا۔ سبیہا کی نگاہیں اس بھنورے پر جم کر رہ گئی۔ وہ بھنورا یکے بعد دیگرے ہر پھول کا ذائقہ چکھتا اور پھر مسرور سا ان پھولوں پر سے اڑ گیا۔ سبیہا کی نگاہیں اڑتے ہوئے بھنورے کا تعاقب کرنے لگی اور تعاقب کرتے کرتے یاور بخت کے چہرے پر جا ٹھہری۔ یاور بخت کی نگاہیں ہنوز ان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دیا۔ سبیہا نے ان کی آنکھوں میں جھانکنے سے گریز کیا، مگر ان کی شوق نگاہوں سے الجھ کر سوال کر بیٹھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں یاور؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں سبیہا۔ آج بہت دنوں بعد تمہارے چہرے پر سکون پھیلا ہے اور یقین کرو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری بے چین زندگی میں بھی سکون پھیل گیا ہو، یاور بخت نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ان کی بات کے جواب میں سبیہا نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کتنے عرصے میں وہ بھی تو بے چینی اور اضطراب کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ یاور بخت کی سرد مہری کا عذاب انہوں نے بھی جھیلا تھا، مگر اب جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، ان کا شوہر ان کے پاس ہمیشہ کے لیے لوٹ آنے کا دعوے دار بن چکا تھا، پھر بھی یاور بخت کی محبت پر ان کا دل کامل یقین نہیں کر پایا تھا۔ شاید کچھ وقت لگے گا، ان دونوں کی زندگی میں در آنے والے طوفانوں کی آفتاب کاری کے اثرات رفتہ رفتہ ہی معدوم ہوں گے۔ سبیہا نے دل کے خدشات کو امید کی تھپکی دے کر سلایا تھا۔ وہ محبت کی اس معراج پر پہنچ چکی تھی کہ اس کے بعد یاور بخت پر نئے سرے سے یقین کرنے کو تیار تھی۔ سبیہا، میری محبت پر ایک بار پھر سے یقین کرنے کا بے حد شکریہ۔ انہوں نے اپنی کرسی سے ذرا آگے ہو کر سبیہا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ سبیہا نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہاں صرف سچائی اور خلوص تھا، کسی منفی احساس کے تاثر کا شائبہ تک نہ تھا۔ یقین کر تو لیا ہے،
मगर कामलियत के दर्जे पर यकीन अभी पहुंच नहीं सका। वो यावर बख्त की आंखों में झांकते हुए स्वभाव से कह गई, जानता हूँ, समझता हूँ तुम्हारी कैफियत को, अच्छी तरह समझता हूँ सबीहा। बस इतना एतबार कर लो कि तुम्हारे यकीन को कामलियत के दर्जे तक पहुंचाने के लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। उन्होंने मोहब्बत से दावा किया। सबीहा बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। ऑफिस नहीं जाएंगे आज? काफी दिनों से घर पर हैं। कारोबार से यूं ला ताल्लुक होना मुनासिब नहीं। सबीहा को अब कारोबारी मसाइल का ख्याल आया। तुम जिंदगी में लौट आई हो तो मैं भी आज से जिंदगी की तरफ लौट रहा हूँ मेरी जान। बस कुछ देर में निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, मगर आज शाम जल्दी लौट आऊंगा। तुम्हारे साथ कितने दिनों से वक्त नहीं गुजारा। तुम्हारी रफाकत में जो वक्त बीतता है वही वक्त मेरे लिए अनमोल होता है, उन्होंने जज़ब के आलम में कहा। सबीहा के चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट सज गई। वो बेसाख्ता उनकी शौक निगाहों से निगाहें चुरा गई। यावर बख्त कुछ देर बाद ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर उन्हें सूना सूना लगने लगा। कितनी देर तक वो बागीचे की कांट छांट माली से कराती रही। फिर यावर के वार्डरोब में उनके सारे कपड़े सेट करने लगी। लॉन्ड्री के कपड़े अलहदा किए। इस्त्रीशुदा कपड़ों को वार्डरोब में तरतीब से रख कर उन्होंने किचन का रुख किया। खाने का इंतजाम करके वो वापस कमरे में आई। सिंगार मेज के सामने खड़े होकर वो काफी देर तक अपना अक्स आईने पर तकती रही। सिर्फ चंद दिनों में ही वो बरसों की बीमार लगने लगी थी। वो अपने चेहरे के नकोश को छूने लगी। इन नकोश पर बरसों की थकन वाज़िया थी। काफी देर तक वो अपने अक्स में अपना आप पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर आईने में झिलमिलाता अक्स उन्हें एहसास दिला रहा था कि इन चंद दिनों में वो बरसों की मुसाफत तय कर चुकी हैं। उन्हें ब्यूटी सैलून का चक्कर लगा लेना चाहिए, दिल ने राह सुझाई। यावर वक्त शाम घर लौटे तो घर का हुलिया बदला हुआ था। निखरा निखरा, उजला उजला, तरतीब से सजा हुआ। चंद दिन कबल की बेरौनकी उदासी सब दूर हो चुकी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। वो अगर तलख लम्हों से अपना दामन छुड़ाना चाहते थे तो सबीहा भी उस कोशिश में उनका भरपूर साथ दे रही थी। वो मुतलाशी निगाहों से सबीहा को तलाश करते हुए अपने कमरे में आए, मगर सबीहा वहां मौजूद ना थी। ओ सबीहा, कहाँ चली गई हो तुम? वो बुरबुराते हुए टेरेस पर पहुंचे और यहाँ उनके कदम जंजीर हो गए। सबीहा उनकी जानिब पुश्त किए सामने खड़ी थी। स्याह साड़ी में मलबूस उनके गहरे भूरे बाल उनकी पुश्त पर लहलहा रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाते पैंट की जेबों में दोनों हाथों को फंसाए सबीहा की जानिब भरने लगे और उनके नजदीक पहुंचकर वो धीरे से गुनगुनाए, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हुआ करती है। शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है। दिल को उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है। जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहने में रहा करती है। उसने देखा ही नहीं वरना ये आंख दिल का अहवाल कहा करती है। यावर वक्त की गंभीर आवाज सबीहा की समात में रस घोल रही थी। सबीहा धीरे से उनकी जानिब पलटी और उनका रुख निगाहों के सामने पाकर यावर वक्त को महसूस हुआ कि 14वीं का चांद उनके आंगन में उतर आया है। वही दिलफरेब मुस्कुराहट जिस पर वो फिदा थे, सितारों जैसी रोशन आंखें जिनमें उनके ख्वाब सजे थे, रुखसार पर हया की सुर्खी और कुशादा जबीन। आज तुम वैसी हसीन लग रही हो जैसी शादी की पहली रात लग रही थी, उन्होंने उनकी आवारा लिटों को उनके कान के पीछे करते हुए कहा। आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं यावर जी, और इस जिंदगी में पिछली जिंदगी के खौफनाक मुहीब साए असरअंदाज ना होंगे, ये वादा करें। सबीहा ने उनके हाथ को थामते हुए उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ हमारी इस खूबसूरत जिंदगी में अब किसी तरह भी बदसूरती को असरअंदाज होने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। यावर बख्त ने उनकी जबीन पर बोसा देते हुए अहद किया। सबीहा के कटावदार लबों पर मीठी सी मुस्कान सज गई। क्यों ना आज बाहर डिनर किया जाए? यावर बख्त को ख्याल आया। ओ नो, हरगिज नहीं,
آج میں نے آپ کی پسند کا خاص کھانا پکایا ہے۔ پھر جلدی سے کھانا لگواؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یاور بخت ان کی ناک دباتے ہوئے شریر ہوئے۔ آپ فریش ہو کر آئیں، کھانا میز پر تیار ملے گا جناب، سبیہا نے ان کے بالوں سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے کہا۔ وہ فریش ہو کر کھانے کی میز پر پہنچے تو سبیہا وہاں پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی۔ یاور بخت کی نشست سنبھالتے ہی سبیہا پلیٹ ان کی جانب بڑھانے لگی، تب ہی وہ اچانک گویا ہوئے۔ ایک منٹ سبیہا، ذرا یہ لفافہ کھول کر دیکھو، اس میں تمہارے لیے کچھ خاص ہے۔ وہ ایک لفافہ ان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولے۔ سبیہا نے حیرانگی سے وہ لفافہ ان کے ہاتھوں سے لیا اور کھول کر دیکھا۔ یورپ ٹور کی ٹکٹیں، ہم یورپ ٹور پر جا رہے ہیں، انہوں نے خوشی سے چہکتے ہوئے استفسار کیا۔ یاور بخت نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کب؟ پرسوں۔ بس آج رات سے تیاری پکڑو، زیادہ سامان نہ رکھنا، شاپنگ ہم وہیں سے کر لیں گے۔ یاور بخت سبیہا کو ٹور کے متعلق تمام تفصیلات بتانے لگے۔ سبیہا تفصیلات سننے کے ساتھ انہیں کھانے بھی سرو کر رہی تھی۔ آلو کے پراٹھے اور کھیر، واہ مزہ آ گیا سبیہا، وہ رکابی میں پراٹھے دیکھ کر بولے۔ صاحب پراٹھا مزے کا لگا نا، آپ کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ سجل نے ان کے کان میں سرگوشی کی اور وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ منہ میں جاتا پراٹھے کا ٹکڑا واپس پلیٹ میں آن گرا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں اپنے ارد گرد نگاہیں دھورانے لگے۔ سجل ان کی سماعت میں زہر گھول کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ کیا ہوا یاور جی؟ سبیہا نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ اتنا کہہ کر پھر سے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ تو تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ صوفیہ پیزا سلائسز ارسل کی رکابی میں رکھتے ہوئے حیرانی کا شاندار مظاہرہ کر رہی تھی۔ ارسل اور ماریانا کی نگاہیں بے ساختہ ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ ماریانا ابھی بھی ارسل کی وہاں موجودگی سے حیران تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ہلکورے لیتی حیرت ارسل کی مسکراتی نگاہوں سے مخفی نہ تھی۔ ان دونوں کی جانب سے مسلسل خاموشی قائم رہی تو صوفیہ نے ایک بار پھر حیرانی سے استفسار کیا۔ ماریانا، تم نے کبھی بتایا نہیں مجھے ارسل کے حوالے سے، ویسے کہاں ملے ایک دوسرے سے تم دونوں؟ مما، دراصل ایک دن کونچا بیچ پر پرانی یادوں کو دہراتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام ڈھلنے لگی تو گھر لوٹنے کا خیال آیا۔ راستے میں کچھ آوارہ لڑکوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، تب ارسل ہی مدد کو آئے تھے اور مجھے گھر پہنچایا تھا۔ ماریانا نے سادہ لفظوں میں پہلی ملاقات کا احوال سنایا۔ صوفیہ کی نگاہیں بے اختیار ارسل کی جانب اٹھی۔ وہ ان کی جانب ہی متوجہ تھا اور جتاتی نگاہوں سے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، اب آ گیا یقین۔ صوفیہ خفیف سے انداز میں سر ہلا گئی۔ اچھا بس ایک ہی ملاقات تک محدود ہے تم دونوں کی جان پہچان؟ صوفیہ نے ان دونوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا انداز سراسر کھوج لگانے والا تھا۔ نہیں، ارسل کی گاڑی میں میرا لائبریری کا کارڈ گر گیا تھا۔ اگلے دن ارسل مجھے میرا کارڈ لوٹانے آئے تھے، تب ہی میں نے بطور شکریہ ارسل کو کافی پینے کی پیشکش کی تھی۔ ماریانا نے ایک بار پھر سادگی سے جواب دیا۔ البتہ صوفیہ کے کھوج لگاتے سوالوں سے وہ بھی اکتاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ تیسری ملاقات کے حوالے سے تم بتانا پسند کرو گے ارسل؟ اس بار صوفیہ ارسل سے مخاطب ہوئی۔ ان کی نگاہوں میں شرارت تھی۔ ان کی بات سن کر پیزا کے لذیذ ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ارسل کو اچانک زور کا اچھو لگا۔ اوہ پانی! ماریانا نے بے اختیار پانی کا گلاس ارسل کی جانب بڑھایا اور صوفیہ کو ٹوکنے کے انداز میں مخاطب ہوئی۔ مما، ہماری بس یہی 2 ملاقاتیں ہوئی، اس کے علاوہ ہم تیسری بار آپ کے گھر میں مل رہے ہیں۔ ماریانا کا انداز سراسر جتانے والا تھا۔ اوہ سویٹ ہارٹ، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ تم دونوں کی تیسری ملاقات ہے؟ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے شرارتی سے انداز میں استفسار کیا۔ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیوں ارسل؟ ماریانا نے قطعیت سے جواب دے کر ارسل کو بھی شامل گفتگو کیا۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ارسل نے چونک کر ماریانا کو دیکھا۔ صوفیہ سے نگاہیں چراتے ہوئے ماریانا کی حمایت کی۔ البتہ وہ صوفیہ کی چھیڑ خانی بخوبی سمجھ رہا تھا اور اس سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اس دن مال میں چھپ کر ماریانا کے تعاقب کرنے کی رویداد صوفیہ ماریانا کو سنانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ویسے مما، آپ نے اب تک نہیں بتایا کہ آپ ارسل کو کیسے جانتی ہیں؟ اب سوال کرنے کی باری ماریانا کی تھی۔ اس نے باری باری صوفیہ اور ارسل پر نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ ارسل کی وہاں آمد اور مما کے کھوجی سوال اسے احساس دلا رہے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ارسل، ہم ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں؟ ماریانا کے سوال کا جواب دینا یقیناً تم پسند کرو گے۔ صوفیہ صاف جان چھڑاتے ہوئے پھلوں کے سلاد کے پیالے کی جانب یوں متوجہ ہوئی جیسے کہ اس سلاد کے ساتھ انصاف کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ فی الوقت صوفیہ کی بات سن کر ماریانا مکمل طور پر ارسل کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی گہری نیلی نگاہیں ارسل کے جز بز چہرے پر مرکوز تھی۔ دراصل ہماری ملاقات ایک مال میں ہوئی تھی، ارسل نے ٹھہر ٹھہر کر بتانا شروع کیا۔ ہاں، اور وہاں ارسل نے مجھے کچھ لفنگوں کی بری نظر اور ارادوں سے بچایا تھا۔ صوفیہ نے سلاد تناول کرتے اچانک لقمہ دیا۔ ارسل کو پھر سے کھانسی ہوئی۔ کیا واقعی؟ ماریانا حیرت زدہ سی ارسل کو دیکھنے لگی۔ وہ دراصل بات یوں ہے کہ ان کے ساتھ کافی قیمتی سامان تھا اور وہ لفنگے اس سامان پر نظر رکھے انہیں پریشان کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو مدد کیے بنا نہ رہ سکا۔ مدد؟ بالکل ویسی مدد جیسی اس دن آپ نے میری کی تھی۔ ماریانا نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نگاہوں سے ارسل کو دیکھا۔ جی بالکل ویسی مدد۔ ارسل نے بھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ ارسل، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے ہسپانیہ میں قدم ہی ہم ہسپانوی خواتین کی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ صوفیہ کے لہجے سے شرارت عیاں ہوئی۔ ارسل اور ماریانا بے ساختہ ہنس پڑے۔ ماریانا نے پہلی مرتبہ اسے یوں کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اوہ، اس شخص کی ہنسی اس کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ دلکش ہے۔ اس دل نے چپکے سے سرگوشی کی۔ ارسل نے ہنستے ہوئے اچانک ماریانا کی جانب نگاہ کی۔ ماریانا کو معصومیت کے عالم میں تکتا دیکھ کر اس کی ہنسی تھم گئی۔ ماریانا نے بے اختیار اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل ڈالا۔ او خدا، اس شخص کی مسکراہٹ اور ہنسی کو کبھی زوال نہ آئے۔ دل نے بے اختیار دعا کی۔ ویسے آج کل کیا کر رہے ہو ارسل؟ صوفیہ نے اس بار سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ایک مہربان کی تلاش میں ہوں، ارسل نے بے ساختہ کہا۔ مہربان کی تلاش میں؟ کیسی مہربانی کی توقع رکھتے ہو اس مہربان سے؟ صوفیہ نے فوراً اگلا سوال داغا۔ ارسل نے صوفیہ کی جانب دیکھا۔ وہ کل رات ہی انہیں کال کر کے تحفے کی خریداری میں ساتھ دینے کے لیے مدد کی درخواست کر چکا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے مدد کی حامی بھر کر آج رات کے کھانے پر اسے مدعو کیا تھا، اور اب وہ یوں انجان بن رہی تھی جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اوہ، برا نہ ماننا نوجوان، میں بس اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کیا خبر جس مہربان کے تم متلاشی ہو وہ تمہیں یہاں مل جائے، میں یا پھر ماریانا؟ صوفیہ کا ذو معنی لہجہ ارسل کو بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ وہ ان کی ذہانت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ان کا اشارہ ماریانا کی جانب تھا۔ وہ انہیں مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دراصل مجھے اپنی بہن کے لیے کچھ تحائف خریدنے ہیں۔ اس نے بے حد اصرار سے اپنی سالگرہ کے لیے تحفوں کی فرمائش کی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ مجھے لڑکیوں کے لیے خریداری کرنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں، اور فی الحال تو سان سبستیان کے بازاروں سے بھی واقف نہیں ہوں، اسی لیے کسی ایسے مہربان کی تلاش میں ہوں جو خریداری میں میری مدد کر سکے۔ ارسل نے اپنی مشکل نہایت آسان لفظوں میں بیان کی۔ اوہ، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں نوجوان، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میری بیٹی کی پسند بہترین ہے اور وہ شہر کے چپے چپے سے واقف ہے، اور ماریانا کی مہمان نوازی تو پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اگر تم اپنی نگاہ اپنے دائیں جانب گھماؤ تو تمہیں تمہارا مہربان بخوبی نظر آ جائے گا۔ صوفیہ نے چٹکیوں میں اس کی مشکل آسان کر دی۔ البتہ ماریانا حیرت زدہ سی منہ کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اور ارسل اس کی کیفیت کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سینورا، کیا آپ میری مہربان بننا پسند کریں گی؟ وہ شریر سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے چہرے پر اپنی گہری نگاہیں مرکوز کیے استفسار کر رہا تھا۔ اوہ ہاں، مگر ماریانا اس کی نگاہوں اور لہجے کی شوخی سے بری طرح جز بز ہوئی تھی۔
मारियाना मेरी जान, तुम्हें अरसल की जरूर मदद करनी चाहिए। तुम भूल तो नहीं रही कि इस नौजवान ने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मम्मा को भी गुंडों लफंगों से बचाया था। सोफिया उसे इंतहाई संजीदगी से अरसल के एहसानात याद दिला रही थी। अरसल की हंसी छूटने को थी, बहुत मुश्किल से जब्त की। ये मिसेस सोफिया बिना, वो दिल ही दिल में उनकी खुश दिली और खुश इखलाकी को सराहे बिना ना रह सका। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं मेहरबान बनने में। ऐसे मुझे ये मेहरबानी आप पर किस दिन करनी है? वो कंधे उचकाते हुए मेहरबान बनने को तैयार हुई। आखिरी जुमला उसने अरसल की जानिब उछाला। अगर हो सके तो कल, अरसल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, मैं कल शाम तक अपने इंस्टीट्यूट से फारिग होंगी। उसने मुत्तला किया। ठीक है, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ, तुम दोनों बातें करो। सोफिया इन दोनों को गुफ्तगू में मशगूल देखकर वहां से उठकर किचन में चली गई। ये गुलदस्ता बहुत प्यारा है, आपको गुलाब पसंद है गालिबन? मारियाना उसके मुस्कुराते चेहरे और गहरी निगाहों से निगाह चुराकर गुलदस्ते की जानिब मरकूज करते हुए कहने लगी। जी बहुत। और आपको? अरसल ने भी नजरों का जाविया गुलदस्ते की जानिब घुमाया। मुझे भी। वो मुस्कुराई और अरसल ने देखा कि मुस्कुराने से उसकी नीली आंखें भी मुस्काई थी। बाबा जानी, वो रात के खाने के बाद अपनी लाइब्रेरी में कुछ देर तक किताबों का मुतालिया करने के आदी थे। घर का हर फर्द जानता था कि रात के इस पहर उनसे मुलाकात सिर्फ लाइब्रेरी में ही हो सकती है, इसलिए किसी को भी कोई भी बात करना हो तो वो लाइब्रेरी में ही आकर करता था। शबनम भी दरवाजे पर दस्तक देकर उन्हें मुखातिब करने के बाद उनके जवाब की मुंतजिर थी। आपसे एक बात करना थी, बल्कि फरमाइश करना है, उनके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए बोली। वो मुस्कुरा उठे। उसकी तबीयत से बखूबी आगाह थे। वो जो भी बात करती थी बिना तमहीद बांधे बेधड़क करती थी, मगर उसके लहजे में मान होता था, लफ्जों में अपनायत होती थी और उन्हें ये मान, ये चाहत बेहद पसंद थी। कैसी फरमाइश? खुलकर कहो शबनम। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बंधाई। बाबा जानी, मुझे इस बार सालगिरह पर मोबाइल चाहिए, सस्ता वाला नहीं, महंगा वाला एंड्रॉयड मोबाइल। उसने हिचकिचाते हुए उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। मोबाइल चाहिए, वो भी महंगे वाला। ठीक, और क्या चाहिए? वो मुस्कुराते हुए उसकी हिचकिचाहट मुलाहिजा कर रहे थे। हाय सच? और भी कुछ फरमाइश कर सकती हूँ? वो पुरजोश सी बोली। हाँ कर सकती हो बेटा, कहो और क्या चाहिए? वो उसके पुरमसरत चेहरे को बगौर देखते हुए बोले। अभी तो बस इतना ही, बाकी चीजें तो मैंने अरसल भाई से भी मंगवाई हैं। वो काफी देर तक सोचती रही कि मजीद क्या फरमाइश की जाए, मगर याद न आने पर वो खुद कलामी कैसे अंदाज में बोली। वो उसकी इस सादगी पर बेसाख्ता हंस दिए। अच्छा जी, फरमाइशी लिस्ट अरसल तक भी जा पहुंची। और हमाद से क्या फरमाइश की? उन्होंने अब उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। उन्होंने सिर्फ रस्मी तौर पर उसे बेटी नहीं कहा था, बल्कि बेटियों की तरह अजीज भी रखा था। फरमाइश करने की कोशिश तो की थी, मगर हमाद भाई ने साफ जवाब दे दिया कि वो तोहफा अपनी मर्जी से देंगे। वो नरूठेपन से बोली। शबनम, शबनम। ठीक उसी वक्त हमाद भी उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आ पहुंचा। तो तुम यहाँ बैठी हो, जरूर मेरी या अम्मा बी की चुगलियां कर रही होगी। वो उसके कान खींचते हुए बोला और अगली कुर्सी पर विराजमान हो गया। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बाबा जानी के पास फरमाइश करने आई थी बस। उसने साफ चिट्टा जवाब दिया। कैसी और कौन सी फरमाइश? उसने अचंभे से बारी बारी दोनों को देखा। भाई हमाद, शबनम बेटी को अपनी सालगिरह पर एक जबरदस्त मोबाइल ला देना हमारी तरफ से, और इस बार डिनर हम कहाँ करेंगे? कुछ प्लान किया है? वो अब हमाद की जानिब मुतवज्जा हुए थे। डिनर कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को उसी दिन बताऊंगा। वैसे बाबा जानी, आप इस बागर बिल्ली की बातों में ज्यादा ना आया करें, बहुत ड्रामे करने लगी है ये लड़की। हमाद फिर से शबनम के साथ छेड़खानी में लग गया। मेरी बेटी को कुछ ना कहा करो, मेरे आंगन की चहचहाती मैना है ये। उन्होंने मुस्कुराते हुए शबनम की तरफदारी की। उनकी तरफदारी पर शबनम हमाद को मुंह चराने लगी। बाबा जानी, एक इजाजत चाहिए आपसे। वो अचानक कुछ याद आने पर उनसे मुखातिब हुआ। कहो हमाद, कैसी इजाजत? वो संजीदगी से उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। शबनम की सालगिरह पर मैं किसी खास मेहमान को मद्दू करना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाजत है? हमाद ने तबस्सुम लबों पर सजाकर दरियाफ्त किया तो वो उसकी इजाजत की तह तक लम्हों में जा पहुंचे।
بالकुल इजाज़त है, बल्कि मैं उस ख़ास मेहमान से मुलाकात का भी आरज़ूमंद हूँ। वो खुश दिली से कह गए। हमाद बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। बाप को ममनून निगाहों से देखने लगा। तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम लोगों की खुशियों का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो फिर कौन रखेगा? वो उसकी ममनून निगाहों के जवाब में उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, चलो अब मेरा कुतुब बीनी का वक्त ना ज़ाया करो। चंद दिनों में मुझे एक इंतहाई अहम सेमिनार में शिरकत करने जाना है। आजकल जिन बीमारियों में हम सब मुब्तला होते जा रहे हैं, इन पर रिसर्च करनी है। तुम दोनों भी अब भागो यहाँ से। उनके कहने पर वो दोनों लाइब्रेरी से निकल गए। उन्होंने मुस्कुराकर इन दोनों को जाता देखा और फिर अपनी किताबों की जानिब मुतवज्जा हो गए। हाँ, अब बताइए ये खास मेहमान कौन है? शबनम इस खास मेहमान के हवाले से जानने पर मिसर हुई, जबकि हमाद मुसलसल उसे टालता रहा। अभी नहीं बताऊंगा, यही तो तुम्हारी सालगिरह का सरप्राइज है। दोनों में देर तक नोक-झोंक चलती रही। अगर रज़िया भी शबनम को ना पुकारती। आ रही हूँ अम्मा भी। हमाद भाई, बताना तो आपको मेरी सालगिरह से पहले ही पड़ेगा। देखिएगा कैसे उगलवाती हूँ मैं आपसे। वो जाते हुए मुंह पर हाथ फेरते हुए बोली। पागल। उसकी नादान हरकतों पर वो हंसे बिना ना रह सका। वाकई तुमने अपने बाबा जान से मुझे सालगिरह में मदऊ करने की बात की और वो खुशी खुशी मान गए? फारिया ने मसरूर होकर कहा। हमाद उसे यूं खुश देखकर मुस्कुरा उठा। उनकी गाड़ी शहर के एक मशहूर मॉल के सामने रुकी थी और वो दोनों गाड़ी से उतरकर मॉल के अंदर दाखिल होते हुए बातें कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने उनसे कहा कि किसी खास मेहमान को मद्दू करना चाहता हूँ, और जानती हो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमाद उसके तजस्सुस को उभारते हुए बोला। क्या जवाब दिया? हस्बे तवक्का फारिया ने बेसब्री से इस्तफसार किया। हमाद ने उसे शरारती निगाहों से देखा और शौकी से कहा, ऐसे तो नहीं बताऊंगा मैं। फिर कैसे बताओगे? फारिया ने उसे घूरते हुए दरियाफ्त किया। भाई, शॉपिंग के बाद तुम्हें मुझे कॉफी पिलानी पड़ेगी। मंजूर है तो कहो। हमाद ने झट फरमाइश उसके सामने की। क्या याद करोगे? किस सखी से पाला पड़ा है। ओके, मंजूर है। अब बताओ तुम्हारे बाबा जानी ने क्या जवाब दिया? फारिया उस खास जवाब को सुनने के लिए बेचैन थी, जिसे बताने के लिए हमाद ने तजस्सुस फैलाया हुआ था। यार, कॉफी तो बहाना है, हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। हमाद ने एक ठंडी आह भर कर उसे मजीद बातों में लुभाया। हो गए डायलॉग्स तुम्हारे, अब मतलब की बात बताओ। क्या कहा तुम्हारे बाबा जानी ने मेरे हवाले से? फारिया भी उसकी रग रग से वाकिफ थी। उसे खुफगी से घूरते हुए बोली। हाँ, लेकिन ये सब उन्होंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा, इस खास मेहमान के बारे में कहा है। हमाद किसी तौर भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था, और मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि वो खास मेहमान मेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वो इस बार चिढ़े बगैर इतराते हुए बोली। और अगर वो कोई और हो गया तो? हमाद ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए सरगोशी अंदाज में कहा। फारिया के चेहरे का रंग लम्हे भर के लिए मुतगय्यर हुआ। हमाद ने उसके चेहरे पर फैला खौफ देख लिया था। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते हमाद। वो खुद को कंपोज करती पुरएतमाद लहजे में लापरवाह से अंदाज में बोली। ये तुम मुझे बता रही हो या खुद को यकीन दिला रही हो? वो उसे इस हद तक छेड़ता चला जाता जब तक कि वो रौनकी ना हो जाती। ये न जाने कैसी मोहब्बत थी हमाद की, जो फारिया को रुलाकर सुकून पाती थी। ना तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ना खुद को यकीन दिला रही हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि कोई उससे दामन छुड़ा ले। इस बार उसके कदम रुक गए थे। वो मुकम्मल तौर पर हमाद की जानिब मुतवज्जा थी। वो एक एक लफ्ज ठहर ठहर कर उसकी आंखों में झांकते हुए अदा कर रही थी। वो यही यकीन तो सुनना चाह रहा था। बेइख्तियार मुस्कुरा उठा। बाबा जानी ने कहा था कि मैं इस खास मेहमान से मुलाकात के लिए आरजूमंद हूँ। वो तुमसे मिलना चाहते हैं फारिया। वो अब खुशी खुश से उसे बता रहा था। इतना दिल जलाने के बाद तुमने ये बात मुझे बताई है, पहले बताते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। पता है हमाद, तुम्हारी आदत है खुशियों में घुन लगाने की। वो जले कटे अंदाज में उसे सुना रही थी। अच्छा ना बाबा, आई एम सो सॉरी यार। वो बाज़ाब्ता कान पकड़ता हुआ कह रहा था। एक्सेप्टेड सॉरी, माजरत कबूल है। वो इतरा कर बोली थी। आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो फिर से बोला। इस बार लहजा गंभीर था। तुम्हारी मोहब्बत भी कबूल है। उसने उसकी नाक दबाते हुए इठला कर कहा। अच्छा ये बताओ, शबनम के लिए क्या तोहफा लेना है फिर? उसे अचानक माल आने का मकसद याद आया।
ज्वेलरी शॉप पर चलते हैं, हमाद कहते हुए एक खूबसूरत सी ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ। हमाद के मशवरे पर उसने एक चांदी का इंतहाई कीमती पत्थरों से मुज़य्यन नाजुक और बेहद खूबसूरत सा ब्रेसलेट लिया था। तुम्हें पता है, तुम्हारा तोहफा शबनम को बेहद पसंद आएगा। वैसे भी वो तुमसे मुलाकात के लिए बेहद पुरजोश है। वो दोनों खरीदारी से फारिग होकर कॉफी शॉप में बैठे थे। हमाद ब्रेसलेट को बॉक्स से निकाल कर देखते हुए जज़ब के आलम में कह रहा था। फारिया को उसका अंदाज और शबनम के लिए इस कदर हसास होना कुछ खास ना भाया था। वैसे भी वो इतने महंगे तोहफे खरीदने पर कुछ खास खुश नहीं हुई थी। एक बात कहूँ हमाद, बुरा तो नहीं मानोगे? वो हिचकिचाते हुए पूछ रही थी। बुरा क्यों मानूंगा यार, तुम कहो, तुम्हें जो कहना है। हमाद ने ब्रेसलेट से निगाह हटाकर फारिया के दिलकश चेहरे पर जमाते हुए नरमी से कहा। फारिया को हिम्मत हुई, वो जवाबन मुस्कुरा कर बोली, हमाद, तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि शबनम के लिए तुम लोग हद से ज्यादा हसास हो? मतलब ये कि वो तुम्हारे घर की एक पुरानी मुलाजमा की नवासी है। उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो इतने कीमती तोहफे तोहफे वसूल करे। तुम ऐसा नहीं समझते कि घर के नौकरों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए? जो बात उसे इतनी देर से खटक रही थी, बिला आखिर उसकी जुबान से अदा हो गई। उसकी बात पर हमाद ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। देखो, तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे बाबा जानी उसे एक इंतहाई कीमती मोबाइल दे रहे हैं, तुम मशहूर जमाना ब्रांड की घड़ी दे रहे हो, अरसल भाई स्पेन से उसके लिए तोहफे भेज रहे हैं, और मैंने भी इंतहाई महंगा ब्रेसलेट उसके लिए खरीदा है। खुद बताओ, उसका दिमाग फिर खराब होगा या नहीं? फारिया ने उसकी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात समझाने की कोशिश की। फारिया, आज तुमने शबनम को नौकरानी कहा है, आइंदा नहीं कहना। बाबा जानी उसे बेटी कहते हैं। मैं और अरसल भाई उसे अपनी सगी बहन जैसी अहमियत देते हैं। हमारी वालदा के गुजर जाने के बाद अम्मा भी ही थी जिन्होंने अपनी मोहब्बत और खलूस से हम सबको बिखरने से बचाया। इस हादसे में शबनम के नाना भी इंतकाल कर गए। तब से बाबा जानी उन्हें इस घर के अफराद जैसी अहमियत देते हैं। हम में से किसी ने ये नहीं सोचा आज तक कि वो दोनों घर की मुलाजमाएं हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अम्मा भी और शबनम के लिए तुम आइंदा ऐसी सोच नहीं रखोगी। वो इंतहाई सर्द लहजे में उंगली उठाकर तंबीहा कर रहा था। फारिया चुप की चुप रह गई, जबकि इन दोनों के सामने रखी कॉफी सर्द हो गई थी। खान उन्हें कुछ देर कबल ही इस बड़े से हॉल में बिठा कर गया था और अब इस नन्ही सी जान को सीने से लगाए बेसब्री से अपनी नई बेगम साहिबा की आमद की मुंतजिर थी। हाल की एक दीवार पर बड़ी सी स्क्रीन पर खबरें नशर हो रही थी। नेक वक्त इन खबरों की जानिब मुतवज्जा हो गई। तब ही बेगम साहिबा की अचानक हाल में आमद हुई। नेक वक्त सलाम करने की गर्ज से उठ खड़ी हुई। अरे बैठी रहो, बैठी रहो। उसके सामने सोफे पर बैठते हुए नरमी से मुस्कुराते हुए बोली। नेक वक्त वापस सोफे पर बैठ गई। उसे नई बेगम साहिबा बेहद अच्छी लगी। वे इंतहा खूबसूरत, नीली आंखों वाली, नरम गुफ्तगू, खुश इखलाक खातून। ये बच्ची किसकी है? बेगम साहिबा बच्ची की जानी मुतवज्जा हुई। इशारे से बच्ची को गोद में देने का कहा। ये जी मेरी नवासी है। नेक बख्त ने बच्ची को बेगम साहिबा की गोद में देते हुए जवाब दिया। माशाल्लाह, बहुत ही हसीन बच्ची है। नाम क्या है इसका? बेगम साहिबा ने बच्ची के रुखसार चूमते हुए इस्तफसार किया। शबनम। शबनम नाम है इसका। इसकी माँ ने मरते हुए यही नाम तजवीज़ किया था। नेक बख्त ने बढ़ाई हुई आवाज में जवाब दिया। ओह, क्या इसकी माँ जिंदगी के दौरान इंतकाल कर गई थी? बेगम साहिबा मुतासफ सी पूछ रही थी। जी बेगम साहिबा, आज से ये मेरी बेटी है। तुम्हारा क्या नाम है? बेगम साहिबा ने शबनम के नन्हे वजूद को सीने से लगाकर नेक बख्त से पूछा। वो जी रजिया बीबी नाम है मेरा, मगर सब मुझे नेक बख्त कहते हैं। रजिया बीबी ने बेगम साहिबा को ताजीमन देखते हुए जवाब दिया।